ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो, हेडिंग लिखो आप लोग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्नौली ट्रायल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहां देखो, सबसे पहले ना आप ये चीज रिकॉल करो कि एक्चुअली बर्नौली ट्रायल था क्या और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये तो मैं एंड में बता दूंगा आपको। पहले आप ये रिकॉल करो कि बर्नौली ट्रायल क्या होता था। तो बर्नौली ट्रायल हम उस रैंडम वेरिएबल को कहते थे जिसके अंदर में कम से कम 3 या उससे ज्यादा क्या हो ट्रायल हो, हर एक ट्रायल के अंदर में कुछ ना कुछ के होने का या नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या रहे, फिक्स रहे। और उस सिचुएशन में हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के होने को क्या मानते थे, सक्सेस, उसके नहीं होने को क्या मानते थे, फेलियर। सक्सेस के प्रोबेबिलिटी को P से रिप्रेजेंट करते थे, फेलियर के प्रोबेबिलिटी को Q से रिप्रेजेंट करते थे। आउट ऑफ ऑल द n ट्रायल्स अगर आपको एग्जैक्टली R क्वांटिटी में सक्सेस चाहिए होता था तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिचुएशन। फॉर्मूला क्या था, NCR P टू द पावर R Q टू द पावर n माइनस R। तो अगर कोई रैंडम वेरिएबल इन सारे बातों को फॉलो करे तो उस रैंडम वेरिएबल को क्या बोला जाता है, बर्नौली ट्रायल। ये बर्नौली ट्रायल नहीं, आप उसको बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कह सकते हो। और इस रैंडम वेरिएबल के हर एक ट्रायल को इंडिविजुअली आप क्या कह सकते हो, बर्नौली ट्रायल। क्लियर मेरे ख्याल में, ये सारा चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आप रिकॉल करो कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाते थे तो उसमें आप क्या करते थे, ये याद करो। तो उसके अंदर में आप पहली रो के अंदर में रैंडम वेरिएबल का जितना भी अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज होता था वो डालते थे, ठीक है ना। सेकंड रो के अंदर में क्या डालते थे कि उन सारे वेरिएबल्स के वैल्यू का जो भी प्रोबेबिलिटी होगा उसको डालते थे आप। यही आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता था। एक दो मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, अच्छे से याद आ जाएगा। एक सेकंड रुकना, जैसे सपोज करो कि ये वाला ले लो आप। इसके अंदर में आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा हमको आउट ऑफ 30 मार्क्स किसका कितना है ये दिया हुआ था फॉर अ नंबर ऑफ 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स हमको दिया हुआ था आउट ऑफ 30। तो इसका जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर किया था तो तरीका क्या था कि आपने x को मान लिया मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट, फिर इसका जो अलग अलग वेराइटी है वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया, फिर उसके अंदर जो मार्क्स जितने बार रिपीट हुआ है अकॉर्डिंगली आपने उससे क्या डेवलप कर लिया, प्रोबेबिलिटी डेवलप कर लिया। और इसको जब आपने इस तरीके से टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया तो इस चीज को हम क्या कहते थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। अब जो भी कोई एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट या बर्नौली ट्रायल होगा उसका भी हम इस तरीके से टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वो टेबल देखने में कैसा होता है ये मैं एक सेकंड दिखा रहा हूं आप लोग को। एक सेकंड रुकना, हाँ। कुछ ज्यादा ही बड़ा फाइल है। देखो ये रहा वो चीज, फिर एक बार रिपीट करता हूं। x का मतलब हम लोग के लिए यहां पर क्या होगा, मतलब रैंडम वेरिएबल जो किससे एसोसिएटेड है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है। और उस सिचुएशन में वही सक्सेस फेलियर ये सब वाला तो नौटंकी हमको पता ही कि कैसे होता नहीं होता। पिछले एग्जांपल में जो मैंने आपको शो करने का ट्राई किया वो ये शो करने का ट्राई किया कि नॉर्मल किसी रैंडम वेरिएबल का अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना है तो आइडिया क्या होता था उसका। उसमें आइडिया होता था कि x और उससे एसोसिएटेड जो भी वैल्यूज पॉसिबल है पहले रो में आप वो डालते थे, सेकंड रो में आप क्या डालते थे, उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर भी क्या है कि कोई अगर रैंडम वेरिएबल आप फेस कर रहे हैं जिसको मान लो कि आपने बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में डाल दी और मान लो कि आप उसके अंदर में n बार ट्राई कर रहे हो तो जो आपका अलग अलग क्वांटिटी ऑफ सक्सेस वो कितना हो सकता है ये हमने पहले देख रखा है, रिकॉल करो।
तो अगर n बार ट्राई कर रहे हो तो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ सक्सेस मेरे ख्याल में 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक जा सकता है, n तक जा सकता है। और हर एक क्वांटिटी ऑफ सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो आप सेम लगा सकते हो कि NCR P टू द पावर R Q टू द पावर n माइनस R, और इस फॉर्मूला को लगा के आपको हर एक नंबर के रेस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। और उसी चीज को वापस से आप अगर टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देते कि आपका बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में n ट्रायल्स था, तो अलग अलग नंबर ऑफ सक्सेस कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, 0 से लेके n तक। फिर सारी नंबर ऑफ सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो वही तरीका है, NCR P पावर R Q टू द पावर n माइनस R। जैसे यहाँ 0 है तो हमने क्या लिखा है, NC0 P पावर 0 Q टू द पावर n माइनस 0, जो कि अल्टीमेटली n हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सक्सेस सपोज करके आपका 1 रहे तो क्या हो जाएगा आपके लिए, इट विल बी NC1 P पावर 1 Q पावर n माइनस 1। अगर 2 रहता है तो क्या हो जाएगा, NC2 P पावर 2 Q टू द पावर n माइनस 2। और इस तरीके से आप अलग अलग नंबर ऑफ सक्सेस का निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। और अगर एक ही टेबल के अंदर में x का सारा वैल्यू 0 से लेके n तक और उन सारे नंबर्स का प्रोबेबिलिटी आप फिलअप करके छोड़ देते हैं, तो इस चीज को हम अपने पुराने लैंग्वेज में क्या कहते थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते थे बताओ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन वो कहानी तब चलता था जब आप रैंडम वेरिएबल का बात कर रहे होते थे। यहां पर लेकिन आपने अपने रैंडम वेरिएबल को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, आपने रैंडम वेरिएबल को कन्वर्ट कर दिया बर्नौली ट्रायल या फिर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी मान लो कि ऐसा टेबल आप प्रिपेयर करोगे, तो पिछले वाले रैंडम वेरिएबल के टेबल को आप बोलते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए सेम टेबल जब आप प्रिपेयर करोगे तो उसको बोला जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सामान एक ही है जो पिछले बार था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बस इस बार क्या है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो रैंडम वेरिएबल से चेंज होकर क्या हो गया आपका बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। इसीलिए इस प्रिपेयर टेबल का नाम भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से चेंज होकर क्या हो जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है मेरे ख्याल में सामान लेकिन वही है। पिछले बार क्या है कि प्रोबेबिलिटी लॉजिक से निकालना होता था, और इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको फॉर्मूले से निकालना। फॉर्मूला आपको पता ही कि ये वाला है आपका फॉर्मूला। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। उसके बाद में पिछले बार जब आप टेबल प्रिपेयर करते थे तो वहां से फर्दर और 3 चीज हम निकाल सकते थे। क्या क्या था रिकॉल करो, मीन और बोलो वेरिएंस और बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का तरीका क्या होता था कि पेयर वाइज इनका प्रोडक्ट करो और प्रोडक्ट करने के अंदर सबको ऐड कर दो। फॉर्मूला का अगर सोचोगे तो क्या था फॉर्मूला, समेशन PI/xi। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर वेरिएंस का तरीका क्या था बताओ, समेशन xi स्क्वायर इंटू PI या PI इंटू xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन का तरीका क्या था, रूट ओवर वेरिएंस। तो सिंस ये भी अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो इस टेबल पे भी उन आइडियाज को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मीन निकालने का तरीका सेम होगा, वेरिएंस निकालने का तरीका सेम होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालने का तरीका सेम होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करते हो ना तो समय आपको बहुत लगेगा। लेकिन पर्टिकुलरली बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट वाले सिचुएशन में ये देखा गया कि अगर आप मीन का कैलकुलेशन करते हो इस वाले टेबल के हेल्प से, और लास्ट में जाके उस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करते जाते हो तो एंड में जाके आपको पता चलेगा कि मीन का जो वैल्यू है वो बेसिकली NP के इक्वल आएगा। मतलब ये एक शॉर्टकट है जो आप रैंडम वेरिएबल के सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। वहां तो आपको मीन निकालने का जो मैनुअल तरीका सिखाया गया है उसी तरीके को अप्लाई कीजिए और उसी से आपका मीन आएगा। मैनुअल तरीके से ही आपका वेरिएंस आएगा और मैनुअल तरीके से ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। लेकिन अगर आप बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से डील कर रहे हो, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यू आर एबल टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, उस टाइप के सिचुएशन में मीन आप चाहें तो मैनुअल तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर मीन निकालने का आपके पास में एक शॉर्टकट तरीका होगा, और वो शॉर्टकट तरीका है फॉर्मूला NP। ठीक है, इसी तरीके से वेरिएंस निकालने का भी आपके पास में एक मैनुअल तरीका है जो पहले आप अप्लाई करते थे, वही यहां पर भी अप्लाई करूं। और एक आपके पास में शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका है कि NP से चेंज करके इसको आप क्या कर सकते हो, NPQ। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फिर से वही अंडरस्टैंडिंग, रूट ओवर वेरिएंस, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, रूट ओवर NPQ। मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास में कोई ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के कैटेगरी में फॉल करता है, फिर से एक बार मैं रिमाइंड कराऊंगा कि व्हाट वाज बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसमें कम से कम 3 या उससे ज्यादा क्या हो ट्रायल, हर एक ट्रायल के ऊपर में किसी चीज के होने का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी रहे फिक्स। होने के प्रोबेबिलिटी को आप P बोलिए, नहीं होने के प्रोबेबिलिटी को आप Q बोलिए। और उस सिचुएशन में आउट ऑफ n ट्रायल्स अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली R सक्सेस आपको मिले, तो आपका प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होगा NCR P पावर R Q टू द पावर n माइनस R। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप क्या बोलते थे, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। और इसके हर एक ट्रायल को बोला जाता है बर्नौली ट्रायल। क्या बोला जाता है बताओ, बर्नौली ट्रायल। फिर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप का टेबल बनाते हैं तो ऑब्वियसली x का वैल्यू, अगर आपके पास में n ट्रायल है तो x का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेके n। अगर आपको याद हो तो ये 0 1 2 3 4 ये क्या रिप्रेजेंट करता था, 0 यूज्ड टू मीन कि आउट ऑफ n ट्रायल्स मेरे को एक भी सक्सेस नहीं मिलेगा।
1 यूज टू मीन कि आउट ऑफ n ट्रायल्स किसी भी ट्रायल पे एक सक्सेस मिलेगा मेरे को। 2 मीन्स कि आउट ऑफ n ट्रायल्स मेरे को टोटल कितना सक्सेस मिलेगा, 2। और ऐसे ही कर करके आप कहां तक जा सकते थे, n तक जा सकते थे एट मैक्स। तो x का वैल्यू 0 से लेके 1 n तक वेरी करेगा। और इन सारे नंबर्स का जो प्रोबेबिलिटी है वो आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस तरीके से निकाल सकते हो। इसके बाद में मैं ये कह रहा था आपसे कि ये वाला जो टेबल है जो देखने में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसा ही है, लेकिन सिंस ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, इस टेबल को बोला क्या जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको बताओ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में 2 और या 3 और मजेदार बात है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जैसे आप मीन का फॉर्मूला लगाते थे, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते थे और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते थे, फॉर्मूला आप इस पे भी लगा सकते हो, इट विल वर्क फाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि मेरे पास में एक शॉर्टकट रास्ता भी अवेलेबल है, जिसके हेल्प से मान लो कि मैं उतना लंबा फॉर्मूला बिना लगाए भी आंसर ढूंढ सकता हूं। अब वो शॉर्टकट रास्ता क्या है, उस चीज को समझो। मीन का फॉर्मूला क्या है बताओ, मीन का फॉर्मूला रहेगा एनपी, समेशन वमेशन कुछ नहीं, सिर्फ एनपी। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल और पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन 1 ट्रायल। वेरिएंस का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके लिए, एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट फॉर्मूला रूट अंडर एनपीक्यू। लेकिन याद रखना कि ये जो शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं आपके पास में, ये सिर्फ और सिर्फ कहां लगा सकते हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सिचुएशन। आप इसको नॉर्मल सिचुएशन में कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर मेरे ख्याल में। तो जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी सिचुएशन हम देखेंगे तो उसमें हम मैनुअल तरीके से काम नहीं करेंगे। टेबल नो डाउट अगर डिस्ट्रीब्यूशन मांगेगा तो प्रिपेयर करके दिखा देंगे, लेकिन मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा हम शॉर्टकट फॉर्मूले से ही निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, लिखो आप लोग थोड़ा सा, लिखो फॉर, या फॉर नहीं, ऐसे एक लाइन ऐसा लिख लो, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, द probability distribution table, the probability distribution table for binomial experiment, for binomial experiment is called binomial distribution. The probability distribution table for binomial experiment is called binomial distribution. मतलब रैंडम वेरिएबल के लिए इट वाज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए इट विल बी कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक लाइन और लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप ऐसे लिख लो, बी ब्रैकेट के अंदर में एन कॉमा पी, बी एन कॉमा पी। अब एक बार बोर्ड पर देखो, बी एन कमा पी का सिग्निफिकेंस क्या है। बी एन कमा पी जब भी ऐसे लिखा हुआ रहेगा ना, इट मींस कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है आपका एन और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन 1 ट्रायल कितना है आपका पी। और ये 2 इंफॉर्मेशन अगर आपको पता चल गया तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पूरा टेबल ही प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको पी पता चल गया तो क्यू इमीडिएटली क्या हो जाएगा आपका 1 - पी। तो क्यू पता चल गया आपको और एन पी क्यू तीनों पता चल गया, तो उसके बाद में तो फिर ये टेबल आप आराम से खुद बना सकते हो। और टेबल अगर बिना बनाए भी आपको मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो वो सब भी आ जाएगा। तो इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को शॉर्टकट में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मेरे ख्याल में। आगे लिखूं, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये 3 शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लो आप। मीन इज इक्वल्स टू एनपी, मीन इज इक्वल्स टू एनपी, वेरिएंस इज इक्वल्स टू एनपीक्यू, वेरिएंस इज इक्वल्स टू एनपीक्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ओवर एनपीक्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ओवर एनपीक्यू। ठीक है, ये सारा हो गया आपका थ्योरी। अब थोड़ा क्वेश्चंस को बिगिन करते हैं। आइए सवाल देखें, पढ़िए इस चीज को। हम किसी भी क्वेश्चन में वैसे सिंस अब हमको शॉर्टकट समझ में आ गया है तो हम कोई भी क्वेश्चन में पूरा वो लंबा सा टेबल बना के मीन नहीं निकालेंगे, हर एक में कोशिश करेंगे शॉर्टकट से मीन निकाल दे। अब देखो इसको, फाइंड द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 4,1/3। क्या बोलोगे बताओ, करो यार, ट्राई करो। फॉर्मूला पता है आप लोग को, बोलो 4 × 1/3 दैट इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख देता हूं। अच्छा सिंबल वगैरह सेम है, हाँ, MEEN। मीन इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 4/3। आप कह सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू कितना है आपके 4/3। ठीक है, डन मेरे ख्याल में। बुक में ये चीज आप देखेंगे कि पूरा टेबल बना के और बर्बाद किया हुआ है एकदम से, बट शॉर्टकट ठीक है अपने लिए। नेक्स्ट देखो, देखो इसमें क्या कह रहा है कि एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। बढ़िया बात है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो इसमें टेबल बनाना ही पड़ेगा आपको। हेंस फाइंड द मीन वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पहले टेबल बना लेते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। अब ट्राई कितने बार कर रहे हो बताओ? 2 मिनट, एक बार थोड़ा सा हाथ रोकना आप लोग, इसको समझ लो। हाँ, ट्राई कितने बार कर रहे हो बोलो? 4 बार। तो x का अलग अलग वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? 0, 1, 2, 3 और 4। और ये जो आप 0, 1, 2, 3, 4 ले रहे हो, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हो? नंबर ऑफ हेड्स के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हो। तो 0 का मीनिंग क्या होगा? कि 4 बार ट्राई किया, हेड एक बार भी नहीं आया होगा। 1 का मीनिंग 4 बार ट्राई किया, एक बार हेड आया, एंड सो ऑन। और हेड आने को ही फिर इस सिचुएशन में आप क्या मान लोगे? सक्सेस। तो ऑटोमेटिकली आपके स्मॉल p का आंसर कितना हो जाएगा? हाफ। और स्मॉल q का आंसर भी कितना हो जाएगा? हाफ। अब आप सोचो कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं इस सिचुएशन में, तो बताओ 0 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? करो सब लोग, ट्राई करो। 4c0, आगे बताओ। हाफ टू द पावर 0 इंटू हाफ टू द पावर 4। 1 वाले में क्या होगा? 4c1 हाफ पावर 1 और इंटू हाफ पावर कितना? 3। नेक्स्ट 4c2 इंटू बोलो हाफ टू द पावर 2 और इंटू हाफ टू द पावर 2 मेरे ख्याल में। नेक्स्ट 4c3 हाफ पावर 3 और हाफ पावर 1। और लास्ट बोलो 4c4 हाफ टू द पावर 4 और इंटू 1/4 टू द पावर कितना? अच्छा सॉरी, क्या बोल 1/2 टू द पावर 0। क्लियर मेरे ख्याल में? अब आपके पास में 2 रास्ता है मीन और वेरिएंस ये सब निकालने का, कि इस टेबल को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए वैल्यूज को, और फिर आप मैनुअल तरीके से जाइए। और दूसरा शॉर्टकट है हमारे पास में, तो मैं तो शॉर्टकट से ही चलता हूं। बताओ मीन कितना हो जाएगा? लेकिन नाउ म्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एनपी। एन कितना है आपका? 4 बार ट्राई कर रहे हो, और पी कितना है आपका? हाफ। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2। और वेरिएंस अगर आपको चाहिए तो सिग्मा का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा बताओ? NPQ। So this is equals to 4 into half which is equals to 1। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? डन। चल रहे हैं आगे। फिर इसको देखिए, सोचिए थोड़ा सा। देखो यहां देखो, a coin is biased so that head is 3 times likely to occur as tail। ओके, पहले तो इसको ही थोड़ा सा टैकल कर लेते हैं। नॉर्मल सिक्का अगर हो और कुछ ऐसा घटिया सा बात ना बोला हुआ हो, तो हमको क्या करना चाहिए बताओ? हाफ हाफ लेना चाहिए। लेकिन इसमें क्या इशू है कि हेड्स कितने टाइम है? 3 टाइम्स, और टेल्स कितने टाइम है? 1 टाइम। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हेड के आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगा 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, और टेल के आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1 आउट ऑफ 4 टाइम्स। पहले तो आप इस चीज को समझो, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि कॉइन को कितने बार उछाल रहे हैं? ये वाले को 2 बार। तो एन का वैल्यू आपका कितना हो गया? 2। उससे फिर एक्स का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा आपका? 0, 1 और 2। फिर बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या निकालना है मेरे को? नंबर ऑफ टेल्स। तो मैं टेल के आने को ही मन में क्या मान लूंगा? सक्सेस। और हेड के आने को क्या मान लूंगा? फेलियर। तो उससे मेरा PQ डिसाइड हो जाएगा। लिखो फटाफट। पी हम क्या मान लेंगे बताओ एक बार? पी मतलब सक्सेस आप किसको मान रहे हो? टेल के आने को। और टेल का आना आपके यहां पर कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में? 1/4। लिखो। सो P इज इक्वल्स टू 1/4, Q इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 3/4, और N इक्वल्स टू है आपके लिए यहाँ पर 2। तो X का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताओ? 0, 1 और 2। फिर PX क्या हो जाएगा सोचो? मेरे ख्याल में 2C0 इंटू 1/4 टू द पावर 0 इंटू क्या? 3/4 टू द पावर 2। 1 वाले का क्या होगा सोचो? 1 का होगा मेरे ख्याल में 2C1 1/4 टू द पावर 1 और 3/4 टू द पावर अगेन 1। नेक्स्ट सोचो आप 2 वाले का क्या होगा? आई विल से 2C2 1/4 टू द पावर 2 और 3/4 टू द पावर 0। ये आपका आंसर है, ठीक है। सिर्फ टेबल बनाना है कि और भी कुछ चाहिए? मीन चाहिए आपको, तो मीन के लिए क्या कर सकते हो बताओ? म्यू इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में NP। N है आपका 2 और P कितना है आपका? 1/4। सो इंटू 1/4 सॉल्व करने पर विल बी हाफ। ये आपका आंसर, ठीक है। चलें आगे, बोलो कौन सा 4 कैसे? बेस में 4 कैसे है? देखो ये वैसे तो मैनुअली सोच सकते हो कि 3 टाइम्स एज लाइकली एज ऑकर टेल, ठीक है ना। तो इसका चांस 3 बार है आउट ऑफ 4 टाइम्स, और इसको चांस कितना बार है? 1 बार। एक तो ऐसे सोच सकते हो। दूसरा आप हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी को जो है वो आप
मानो कि रेशियो सोच लो आप कि हेड बाय टेल का रेशियो, मतलब अगर नहीं समझ में आया तो ये वाला तरीका लगा सकते हो, नोट हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी का रेशियो है आपके लिए कितना 3/1। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी आप मान लो एक बार के लिए कि 3x हो जाएगा, ठीक है, और टेल आने का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, लेकिन दोनों मिला के कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी मिला के। तो यहाँ से 4x इक्वल्स टू कितना हो गया 1, x इक्वल्स टू कितना आ गया 1/4, और यहाँ से फिर इसमें वैल्यू बैठा दो तो हेड हो जाएगा 3/4, टेल हो जाएगा 1/4। बाकी ये सब नहीं करने से भी होता है, 3:1 का रेशियो तो डायरेक्टली ही आप मान। अच्छा ऐसे में थोड़ा सा सिंस हार्दिक ने पूछा है तो परेशान करने के लिए अगर पूछूं कि ऐसा अगर बोलता है कि 3 टाइम्स एज लाइकली एज ऑकर टेल की जगह पर 3 टाइम्स हेड एंड 2 टाइम्स टेल का अगर ऐसा कुछ बोल दे 3:2 का रेशियो दे दे, तो इमीडिएटली आप रेशियो क्या मान सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी को 3/5 और 2/5 उस तरीके से सोच लो। ठीक है, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में। देखो इसको, अब सारे क्वेश्चन में मतलब सेम टाइप का काम बार बार होता रहेगा तो थोड़ा फास्ट करने का ट्राई करो आप लोग भी, बहुत इजी है, नहीं समझ में आया तो मैं हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 3 थ्रोज ऑफ अ डाई। डाइस फेंकेंगे, 6 आना नहीं आना उस पर बात करना है मेरे को। डाइस कितने बार फेंकेंगे, 3 बार फेंकेंगे, और हमको मीन वेरिएंस ये सभी बताना है। तो चलो पहले टेबल बनाते हैं, सिंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांग रखा है। तो आप पहले मेरे को बताओ कि n कितना है मेरा। यहाँ सब लोग थोड़ा सा लाउड वॉइस में बोलने का ट्राई करना। n कितना है मेरा 3। आप क्या चीज को सक्सेस मान लोगे, सिंस आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है नंबर ऑफ सक्सेस का, तो 6 के आने को ही सक्सेस मान लो। p कितना हो जाएगा आपका फिर 1/6, और q कितना हो जाएगा आपका 5/6। अब आप सोचो कि x का अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगा, 0, 1, 2 और 3। अब अगर मैं px का बात करूं तो वो क्या क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे ख्याल में पहले वाले में 3c0 1/6 टू द पावर 0 और 5/6 टू द पावर 3। नेक्स्ट क्या होगा सोचो, 3c1 1/6 टू द पावर 1 और 5/6 टू द पावर 2। नेक्स्ट वाले में क्या होगा बताओ, 3c2 1/6 टू द पावर 2 और 5/6 टू द पावर 1। और लास्ट वाले में 3c3 1/6 टू द पावर मेरे ख्याल में 3 एंड 5/6 टू द पावर मेरे ख्याल में 0। चलेगा। फिर इसके बाद में आपको मीन और वेरिएंस भी चाहिए, तो मीन वेरिएंस का क्या करोगे बताओ, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए np, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू मेरे ख्याल में 1/6 तो हाफ, और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस इज इक्वल्स टू npq, तो ये हो जाएगा कितना बताओ, मेरे ख्याल में 3 इंटू 1/6 इंटू 5/6, ये कट के 2 सो 5/। ठीक है, चले आगे। अगला देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। डबलेट और 4 पेयर को आप फेंक रहे हैं। फटाफट मेरे को 2 बात बताओ आप कि n क्या होना चाहिए और सक्सेस किसको मानोगे। n तो मेरे ख्याल में 4 होना चाहिए क्योंकि 4 बार आप पेयर ऑफ डाइस फेंकेंगे। फिर डबलेट आया नहीं आया उस पर बात करना है, तो डबलेट के आने को ही आप सक्सेस मान लो। एक पेयर फेंकने से डबलेट कितना आ सकता है 6 डबलेट, और टोटल आउटकम कितना है 36। तो आपके डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी एक पेयर फेंकने पे कितना हो जाएगा 1/6, ये 6/36 काट के 1/6। क्लियर मेरे ख्याल में। तो इमीडिएटली हमको 2 बात समझ में आ गया कि n कितना होना चाहिए 4 और p कितना होना चाहिए 1/6। लिखो हियर n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4 कॉमा p इज इक्वल्स टू 1/6 कॉमा q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/6। अब आपके x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताओ, 0, 1, 2, 3 और 4। फिर प्रोबेबिलिटी डालोगे इनका तो px का क्या हो जाएगा सोचो, मेरे ख्याल में 4c0 1/6 टू द पावर 0 इंटू 5/6 टू द पावर 4। सेकेंड वाले में 4c1 1/6 टू द पावर 1 5/6 टू द पावर मेरे ख्याल में 3। नेक्स्ट वाले में 4c2 1/6 टू द पावर 2 और 5/6 टू द पावर मेरे ख्याल में फिर से 2। नेक्स्ट वाले में 4c3 1/6 के पावर में 3 और 5/6 के पावर में 1। लास्ट वाले में 4c4 1/6 के पावर में मेरे ख्याल में 4 और 5/6 के पावर में मेरे ख्याल में 0। ठीक है, और कुछ मांगा है, मीन वेरिएंस में मांगा हुआ है, बोलो क्या हो जाएगा मीन का वैल्यू np। सो n का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 1/6, तो काट के शायद से 2/3, और
वेरिएंस भी मांगा है क्या? मांगा। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन पी क्यू, सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में 4 इंटू 1/6 इंटू 5/6, सेम ही रहेगा शायद से 5/12। गलत बोल दिया क्या? 5/18, 4 कट के 3, 1 से 2, फिर यहाँ पे 3, अच्छा एक और कट जाएगा, 5/9 आएगा शायद। ठीक है, चले आगे। अगला देखो, सिमिलर ही है। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 15 बल्ब्स दैट इंक्लूडेड 5 डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब कॉम्पोजिशन आपका कुछ ऐसा है कि 15 में 5 बैड और बाकी 10 गुड। आगे सोचो, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट है तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, हेंस फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। चलो मीन पूछा है, अब पहले गेस करो आप कि n क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए कि 15 होना चाहिए? क्यों? 15 तो बैग में है, निकाल तो आप 4 ही रहे। करेक्ट, लिखो n इक्वल्स टू 4। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज का बनाना है? डिफेक्टिव बल्ब्स का, ठीक है ना। तो डिफेक्टिव का आना ही आप सक्सेस मान लो, तो उस हिसाब से फिर p क्या हो जाएगा आपका, सोचो। मेरे ख्याल में खराब कितना है इसमें, 5, और टोटल कितना है 15, तो 1/3 करेक्ट। और p आने के अंदर q तो ऐसे ही बता सकते हैं 2/3, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप सोचो कि n अगर 4 है तो x क्या क्या हो सकता है फिर से? इट कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी भरोगे तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा मेरे ख्याल में 4c0, फिर 1/3 टू द पावर 0 इंटू 2/3 टू द पावर 4। नेक्स्ट 4c1, 1/3 टू द पावर 1 एंड 2/3 टू द पावर 3। नेक्स्ट में 4c2, 1/3 टू द पावर 2, 2/3 टू द पावर अगेन 2। फिर यहाँ पर 4c3, 1/3 टू द पावर 3, 2/3 टू द पावर 1। लास्ट में 4c4, 1/3 टू द पावर 4 एंड 2/3 टू द पावर 0। फिर इसमें सिर्फ मीन पूछा है शायद, तो म्यू इज इक्वल्स टू, वी कैन से शॉर्टकट से np, और np में n का वैल्यू है शायद आपका 4 और p का वैल्यू है 1/3, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलें आगे। 7 नंबर देखो, 3 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards। बढ़िया। Find the probability distribution of number of speeds, hence find the mean of the distribution। तो अगेन बकवासी है। आपका ट्रायल कितना हो गया इसमें? 3। लिखो फटाफट, n इक्वल्स टू 3। आप क्या चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हो? स्पीड का। तो स्पीड के आने को ही मान लो सक्सेस। स्पीड का क्वांटिटी कितना है? 13। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट शुड बी 13/52, काटने पे आई थिंक 1/4, और q इक्वल्स टू इमीडिएटली फिर 3/4। फिर नेक्स्ट अगर आप बात करोगे x का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है, तो 0, 1, 2 एंड 3। फिर फर्दर आप px का बात अगर करोगे तो इट विल बी कितना? मेरे ख्याल में 3c0, फिर 1/4 टू द पावर 0 और 3/4 टू द पावर 3। नेक्स्ट 3c1, 1/4 टू द पावर 1 और 3/4 टू द पावर आई थिंक 2। नेक्स्ट 3c2, 1/4 टू द पावर 2 और 3/4 टू द पावर 1। नेक्स्ट 3c3, 1/4 टू द पावर 3 एंड 3/4 टू द पावर 0। फिर आगे आपको मीन चाहिए था, तो मीन का वैल्यू np, n हो गया आपका मेरे ख्याल में 3 और p हो गया 1/4। इस बार आपका आंसर रहेगा 3/4। डन। अगला देखो, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रेस्पेक्टिवली। ये अलग अलग से दे दिया है आपको। फिर पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 सक्सेस। आएंगे उस पर, पहले इन दोनों इंफॉर्मेशन को थोड़ा लिखने का ट्राई करते हैं कि ये लोग हमारे लिए मीन क्या कर रहा है। हाँ देखना, आपको बोला हुआ है कि मीन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4। तो इसका मतलब है कि एन पी का वैल्यू होना चाहिए मेरे ख्याल में 4, इक्वेशन नंबर 1। फिर वेरिएंस आपको बताया हुआ शायद से कितना? वेरिएंस इज 2, सो एन पी क्यू, इसका आंसर कितना होना चाहिए? 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और हमको बोला हुआ है कि फाइंड करो
प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 सक्सेस। तो P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये मेरे से मांग रखा है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा वेट करके काम करूंगा। पहले मेरे को क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए मान लो कि 6 का 7 का 8 का जो भी चीज का प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए होगा, हमको 3-4 चीज चाहिए होगा उसको ढूंढने के लिए। क्या क्या चाहिए होगा सोचो, n चाहिए होगा कि टोटल ट्रायल कितना है, फिर P चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा, Q चाहिए होगा। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से पहले आपका काम है कि आप NP-Q को ढूंढो, ठीक है। तो NP-Q कैसे मिलेगा देखो, ऑलरेडी NP का आंसर कितना है 4। इसको यदि आप सेकंड वाले इक्वेशन में डालोगे ना तो इट विल गिव यू 4 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू कितना 2। यहाँ से Q इक्वल्स टू कितना 2 डिवाइडेड बाई 4, काटने के बाद मैं आई थिंक हाफ। Q अगर हाफ हो गया तो इमीडिएटली P कितना हो जाएगा, P भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि P और Q का सम कितना होना चाहिए 1 ही, मतलब 1 होना चाहिए। तो Q अगर हाफ है तो P भी कितना हो जाएगा हाफ। फिर क्या है कि ये इंफॉर्मेशन या ये इंफॉर्मेशन आप इक्वेशन 1-2 में से किसी एक में बिठा दो तो n मिल जाएगा। आप मान लो कि मैं 1 ही यूज कर लेता हूँ, सिंपल पड़ेगा थोड़ा सा। तो n इंटू इट वॉज P ना, तो P के जगह पर हाफ इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से n का आंसर कितना आ जाएगा 8। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपके पास में कितना होगा 8। और उसमें अगर वो आपको बोल रहा है कि 6 और उसके ऊपर का प्रोबेबिलिटी ढूंढो तो मतलब आपको कौन सा सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी चाहिए 6, 7, 8। और कौन सा का नहीं चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक का नहीं चाहिए। किसका क्वांटिटी ज्यादा है किसका कम है, जो चाहिए वही कम है, तो फिर डायरेक्टली ही निकाल लेंगे। और अगर मान लो कि गलती से ऐसा होता कि जो चाहिए उसका क्वांटिटी ज्यादा होता तो 1 से माइनस वाला लॉजिक लगा देते, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो फर्दर, इसके बाद P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये बन जाएगा आपके लिए P ऑफ 6 प्लस P ऑफ 7 एंड प्लस P ऑफ 8। कैसे पता चला कि 8 पे रुकना है मेरे को, क्योंकि n का वैल्यू 8 आया तो मैक्सिमम 8 तक ही ये जा सकता है। अच्छा, P ऑफ 6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 8C6, आगे बोलूं 1/2 टू द पावर 6 और इंटू 1/2 टू द पावर फिर से 2 प्लस 8C7 और बोलूं हाफ टू द पावर 7 इंटू हाफ टू द पावर 1 और प्लस 8C8 फर्दर हाफ टू द पावर 8 इंटू हाफ टू द पावर 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना, जैसे 1-2 पैटर्न में यहाँ देख पा रहा हूँ कि हर एक के अंदर में हाफ टू द पावर 8 ही बनेगा अल्टीमेटली, तो उसको आप पहले कॉमन ले लेना, बाकी जो कॉम्बिनेशन का पार्ट है उसको सॉल्व कर ले, ठीक है मेरे ख्याल में। और तो नहीं चाहिए कुछ इसके अंदर में हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 9, बढ़िया बात है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3/2, ठीक है। और ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपसे मांगा है ना, इसको प्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर मतलब तरीका है, वो चलो जब लास्ट में पहुंचेंगे तो मैं समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन समझ में आया, मीन कितना आपके लिए बताऊं 9। इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या सोच सकते हो, NP इज इक्वल्स टू 9, करेक्ट। ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में दे आर टेलिंग अस कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका 3/2। सो इसका मतलब क्या होगा रूट अंडर NPQ का आंसर कितना है 3/2। सो दिस एम्प्लाइज NPQ का खुद का आंसर कितना हो जाएगा, आई थिंक 9/4। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। एंड दे आर आस्किंग अस कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो आप रिकॉल करो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या चीज को बोलते थे, B N, P को बोलते थे। तो हमको N और P चाहिए यहां से, ठीक है ना। फिर से वही पुराना तरीका कि NP का खुद का जो आंसर है वो आप सेकेंड वाले इक्वेशन में यूज कर लो। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 टुगेदर इंप्लाइज कि NP के जगह पर अगर 9 डाल देते हो तो 9 इंटू Q इज इक्वल्स टू 9/4। तो 9 गया, यहां से Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, क्लियर ना। Q अगर 1/4 हो गया तो इमीडिएटली P कितना हो जाएगा 3/4, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो P इक्वल्स टू 3/4। अगेन आई विल सजेस्ट कि ये वाला P आप इक्वेशन 1 में ही यूज कर लो। तो 1 इंप्लाइज आई थिंक N इंटू P के जगह पर 3/4 इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा यहाँ पर 9। दिस इंप्लाइज N इक्वल्स टू 9 टाइम्स 4/3, काट लो यहां से तो 3 और N इक्वल्स टू आपका आ गया 12, ठीक है, सही कह रहा हूं। अब सिंस मेरे पास में N और P दोनों आ गया तो अब मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकता हूं। यहां तक पहले कंप्लीट कर लो, फिर कुछ बोलना है मेरे को। डन। अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है देखो, लिखो हेंस द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज B। N का वैल्यू कितना है आपका 12 और P का वैल्यू कितना है, तो 12, 3/4। एक तो आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है,
और दूसरा एक और तरीका है जो कभी कभार मेरे को लगता है कि एमसीक्यू वगैरह में यूज हो सकता है, उस चीज को आप थोड़ा याद रखना। ये यहां दिखा देता हूं कि इसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो सकता है कि p प्लस क्यू होल टू द पावर n, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है क्यों है उसके बहुत डिटेल्स में जाके कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा समझो कि p प्लस क्यू होल टू द पावर n को जब आप एक्सपैंड करोगे ना, तो एक्चुअली वो जो टेबल हम नहीं बनाते थे ये वाला, जैसे सपोज करो कि इसके बारे में बात करते हैं, इसमें मान लो कि p कितना आपको बताऊं 1/3 और q कितना है आपका 2/3, तो 1/3 प्लस 2/3 होल टू द पावर 4 अगर आप करोगे और उसको अगर एक्सपैंड कर देते हो तो जो अलग अलग टर्म निकल के आएगा वो ये सारा हो। आया बात समझ। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का एक तो स्टैंडर्ड तरीका ऑब्वियसली ये वाला है, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप उसको p प्लस क्यू होल टू द पावर n के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी चीज को कभी अगर एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो माइट बी पॉसिबल कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ हो कि 3/4 प्लस क्यू कितना है हमारा 1/4 होल टू द पावर कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है। मतलब इसको भी एक्सपैंड करोगे तो टेबल में आने वाला जो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है ना वही चीज निकलेगा। तो ये भी एक तरीके से माना जाता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड तरीका तो यही वाला है, इन कभी कभार ये प्रेजेंटेशन भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो लिख लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज b12, 3/4 और 3/4 प्लस 1/4 होल टू द पावर 12। आइडिया ये है कि p प्लस क्यू होल टू द पावर क्या कर रहे हैं हम लोग n, चलेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, बाकी है क्या? अच्छा और भी कुछ बाकी है क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट मोस्ट वन सक्सेस। एट मोस्ट वन सक्सेस का मतलब p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, n कितना आया था हमारा? वैसे ये कुछ काम नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, बट फिर भी रिकॉल कराने के लिए डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। n कितना आया था हमारा 12, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू 12। हमको क्या चाहिए बताओ, x लेस देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 चाहिए, तो मतलब x का कौन सा वैल्यू आप कंसीडर कर रहे हो 0 और 1, कौन सा नहीं चाहिए 2 से 12 तक सारा ही नहीं चाहिए। अभी किसका क्वांटिटी ज्यादा है, चाहने वाले का कि नहीं चाहने वाले का? चाहने वाले का, तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। इनकेस अगर चाहने वाला क्वांटिटी ज्यादा होता तो 1 माइनस नहीं चाहने वाला आएगा, वैसा क्वेश्चन भी आएगा अभी थोड़ी देर में। तो दिस इज इक्वल्स टू p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1। सॉल्व करने पे p ऑफ 0 क्या हो जाएगा 12 3 0, p was 3/4, राइट। सो 3/4 होल टू द पावर 0 इंटू 1/4 टू द पावर 12 प्लस 12c1 फिर 3/4 होल टू द पावर 1 और 1/4 होल टू द पावर 11, ये आपका आंसर, ठीक है। चलें आगे। अगला देखो, a pair of dice is thrown 200 times. If getting a sum of 9 is considered success, then find the mean and the variance of the number of success. इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली ही हो जाएगा। बस थोड़ा एक दो बात सोचना है थोड़ा सा। n क्या है आप एकदम अच्छे से गेस करके बताओ। 200 सक्सेस क्या चीज को बोला जा रहा है, पेयर ऑफ डाइस पे 9 आने को। अब पेयर ऑफ डाइस पे 9 कैसे कैसे आ सकता है, सोचो कितने केसेस में। एकदम एक्सट्रीम का अगर हम बात करें तो देखना आप ध्यान से कि एक पे आप 6 ले लो, एक पे आप 3 ले लो, ऐसे 9 आ सकता है आपका। अब यहां से एक कम करता जाओ, वहां पर एक बढ़ाते जाओ, क्या होगा बोलो 5 4 और बोलो 4 5 और बोलो 3 6। इतना ही केस है मेरे ख्याल में। काउंट कर लो एक बार कितना हुआ, इतना ही होगा ना। गिन लो एक बार कितना हो रहा है, 1 2 3 4 और पेयर ऑफ डाइस फेंकने पे टोटल पॉसिबिलिटी कितना है 36। तो 9 आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 4/36। सो p इज इक्वल्स टू हाउ मच 1/9। आया बात समझ, लिखो हियर n इज इक्वल्स टू 200 कॉमा p इज इक्वल्स टू लिख लो 4/36 काट के आ जाएगा 1/9। q भी लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। q कितना आ जाएगा 8/9। अब आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा है, बस डायरेक्टली मीन वेरिएंस ये सब पूछ रखा है, ठीक है ना। तो टेबल बनाना है कि टेबल नहीं बनाना है? टेबल तो बिल्कुल ही नहीं बनाना है, मीन चाहिए और वेरिएंस चाहिए। लिखो मीन इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू np। n हो गया आपका 200 और p हो गया आपका 1/9। सो दिस इज इक्वल्स टू 200/9 और वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू npq होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल्स टू 200 इंटू 1/9 इंटू मेरे ख्याल में 8/9। माथा पीछे करोगे तो ऊपर 1600 और नीचे 81 81, ठीक है।
चलेगा। 11 नंबर देखो, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ इट्स मीन एंड वेरिएंस इज इतना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस इफ द इवेंट वाज कंडक्टेड 5 टाइम्स। इजी है, परेशान मत होना, आराम आराम से बात करते हैं। इवेंट वाज कंडक्टेड 5 टाइम्स का क्या इंटरप्रिटेशन है? n5 होगा, लिखो n इक्वल्स टू 5। फिर बोल रहा है कि सम ऑफ इट्स मीन एंड वेरिएंस इज 1.8, इसका क्या मतलब है? np प्लस npq इज इक्वल्स टू 1.8, लिखिए n इक्वल्स टू 5, थोड़ा लंबा सा क्वाड्रेटिक होगा इसमें, n इक्वल्स टू 5। फिर लिखो कि np प्लस npq इज इक्वल्स टू, ये कह रहा है 1.8 और n मेरा है 5, तो 5p प्लस 5 टाइम्स ऑफ p इंटू q इज इक्वल्स टू 18/10। 5 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा p प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 18/10। 5 को भी नहीं, अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं, 5 को यहाँ पे नीचे बचे, कुछ कटेगा तो है नहीं। अच्छा ये 2 वेरिएबल में है फिलहाल, तो सॉल्व करना तो बहुत टफ होगा मेरे लिए। p कॉमन लोगे, चलो ठीक है, कॉमन लेना भी कोई खास बुरा बात नहीं है, ले ही लेते हैं। 5p आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बताओ? 1 प्लस q। बट माई पॉइंट इज कि अभी भी 2 वेरिएबल तो अटका हुआ ही है आपका, ये तो कहीं गया नहीं, ठीक है ना। अब यहां आप क्या कर सकते हैं, देखिए कि p या q में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि p चेंज करने से बहुत छोटा हो जाएगा, p चेंज कर देते हैं। p के जगह पर आप बाय डिफॉल्ट क्या प्लेस कर सकते हो बताओ? 5 इंटू आई थिंक 1 माइनस q, करेक्ट। और यहां पर क्या रहेगा बोलो? 1 प्लस q इज इक्वल्स टू कितना? 18/10। ये इसको भी थोड़ा काट तो सकता ही था, 18/10 काट के क्या हो सकता है बताओ? 9/5। वेरी गुड। सो यहां आ गया आपके पास में 9/5, ठीक है। अब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू का स्क्वायर, और इस 5 को अब धक्का मार के वहां भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 9/25, जो कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है ना। 1 माइनस 9/25 इज इक्वल्स टू आपके पास में होगा क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? आई थिंक 16/25 क्यू स्क्वायर। और यहां से क्यू निकालिएगा तो वैसे तो 2 पॉसिबल वैल्यू है, क्या क्या? 4/5 और -4/5, लेकिन क्यू देखो प्रोबेबिलिटी है तो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, तो आप उसको मेंशन भी मत करो। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 16/25 प्लस माइनस 4/5, बट माइनस वाले को मैं कह रहा हूं कि सिंस क्यू इज अ प्रोबेबिलिटी सो वी कैन सेफली इग्नोर। सो क्यू इक्वल्स टू अल्टीमेटली हमको मिल गया 4/5, यहां से p आ जाएगा मेरा 1/5 और n तो मेरा ऑलरेडी कितना था? 5। अब देखो ये क्या मांग रहा है मेरे से? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। तो 2 सक्सेस मतलब क्या मांग रहा है बोलो? p ऑफ x इक्वल्स टू 2। अब मेरे पास में सारा मसाला है इसका आंसर बताने के लिए, तो क्या हो जाएगा बताओ? 5c2 मेरे ख्याल में 1/5 टू द पावर 2 और शायद से 4/5 होल टू द पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं? चलेगा। अच्छा इसी को मुझे याद आ रहा है कि लास्ट ईयर मैंने किया था तो बहुत लंबा हो गया था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो नहीं करना है आप लोगों को। ये वाले पार्ट में अगर आप क्यू को चेंज करोगे ना तो बहुत ही घटिया सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो कभी कभार थोड़ा सा मतलब क्या है कि करने से पहले थोड़ा इमेजिन कर लेना कि कौन से रास्ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्यू को भी तो चेंज कर सकते थे ना, क्या लिख सकते थे? 1 माइनस पी, उससे क्या बनता? p इंटू 2 माइनस पी, फिर सॉल्व करते, उससे भी क्वाड्रेटिक आता, आंसर तो उससे भी आ ही जाता, लेकिन सोल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाता आपका। लेकिन यहाँ एकदम मस्त मुझे दिख रहा था कि अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, अगर उसको रिप्लेस कर दूं तो इसको लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना आप, ठीक है। चले आगे, इसको देखो। अब यहां से थोड़ा बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें 1-2 चीजें जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसीलिए आप 3 स्टार लगा लें तो सेफ रहेगा। देखिए, if the sum and the product of the mean and the variance of binomial distribution are इतना respectively, find the probability distribution and the probability of at least one success। ठीक है, करें। पहले लाइन का इंटरप्रिटेशन बताओ एक बार। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस, क्या मतलब है इसका? सम का मतलब क्या हो गया? np प्लस npq। इसका आंसर कितना दिया है? बोलो बोलो। 1.8। वेरी गुड। इसमें आप एक बार np तो वैसे कॉमन भी निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस q इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1.8। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या बताओ? प्रोडक्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ? 0.8।
और इसका मीनिंग क्या होगा सोचो एक बार, एनपी इंटू, मैं एकदम बेसिक से जाना चाहूंगा, एनपी क्यू इज इक्वल टू 0.8। ये तो सब लोग रिलेट कर पाते हैं। सिंप्लीफाई करने के अंदर ये कैसा दिखेगा मेरे ख्याल में, बोलो, एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 0.8। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं यहाँ पे। अब इसके जो बाद वाला स्टेप है उसमें आई विल पुट 5 स्टार। ये चीज आपको याद ही रखना पड़ेगा, इफ यू फॉरगेट तो आपका आंसर नहीं आएगा। करूं, बोलो क्या हो सकता है, जहां से सॉल्व करना है मेरे को, एनपी क्यू निकालना। हाँ, डिवाइड बिल्कुल एकदम शानदार आइडिया है, वेरी गुड। बस इसी में एक कैच है कि डिवाइड करते समय थोड़ा अगर केयरफुल हो जाओगे ना तो आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। आप क्या करें, जैसे यहां पर आप देखें कि एन स्क्वायर पी स्क्वायर, डायरेक्टली अगर आप डिवाइड कर लेते हो तो ऊपर आपके पास में 1 प्लस क्यू बचेगा क्योंकि एक एनपी कट जाएगा, और नीचे आपके पास में एनपी क्यू बचेगा। तो फिर क्या है कि आपके स्टेटमेंट में नंबर ऑफ अननोन्स होगा 3, और वहां से कुछ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि सॉल्व तो तब कर सकते हो जब आपके गिवन स्टेटमेंट में एक ही अननोन हो। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आप डायरेक्ट डिवाइड ना करके 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करते हो ना, तो देखो क्या मजा आएगा आपको। 1 का स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन क्या होगा सोचो, आई थिंक एन स्क्वायर पी स्क्वायर और ब्रैकेट में बोलो 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर, नीचे आपके पास में क्या है बोलो, एन स्क्वायर पी स्क्वायर, और साथ में यहां पर है मेरे ख्याल में क्यू इज इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायर कर लिया ना, 18 का स्क्वायर कितना होता था, 324 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3.24, और नीचे आपके पास में क्या रहेगा 0.8, ऐसा कुछ। और यहां से क्या होगा कि ये एन स्क्वायर पी स्क्वायर एक बार में कट जाएगा। यही इसका यूनिक चीज है जो आपको थोड़ा सा याद रखना। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप देखिए कि ऊपर भी क्यू का ही कुछ ना कुछ है और नीचे भी क्यू का ही कुछ ना कुछ है, तो यहां से सॉल्व करने से आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको मैं अगले पेज पे ले लेता हूं। ऊपर है हमारे पास में 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस ट्वाइस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे मेरे पास में है क्यू इज इक्वल्स टू 324/100 डिवाइडेड बाई 8/10। 1010 यहां से गया, अच्छा 8 और 324 कट जाएगा क्या, एक बार 4 से काटते हैं थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल में 2, और ये वाला हो जाएगा शायद से 82, सही कह रहा हूं, अच्छा सॉरी 81, और फिर ये हो जाएगा ऑल टुगेदर कितना 81/10, नीचे आ जाएगा तो 20, पूरा नहीं कटेगा, इस पर अटक जाएगा। और यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो थोड़ा सोचना ध्यान से, इस क्यू को ना एक बार मैं बोलूंगा कि बांट लो, अगर बांटते हो तो, या क्या, एक्चुअली बांटने से थोड़ा एक बार वो छोटा हो जाएगा, तो वहां से जो इक्वेशन बनेगा वो ठीक ठाक रहेगा। चलो एक बार बांट लो, बांटने में क्या होगा देखो, ये 1/q प्लस ये वाला 2q/q और प्लस ये वाला q²/q, ठीक है। और वहां तो अभी भी 81 अपॉन कितना पड़ा हुआ है 20, यहां से मैं बोला क्यू काट, और इन दोनों को फिर से आप एज इट इज कंबाइन कर दो, ठीक है। तो नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा बताओ, इन दोनों के लिए आई थिंक q, ऊपर क्या रहेगा आपके पास में 1 प्लस क्यू का स्क्वायर, और ये जो 2 आपका आया ना इसको आप वहां ले चलो, तो आपको मिल जाएगा आई थिंक 81/20 माइनस 2, फिर यहां से इट विल बी 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में माइनस करके 40 41/20, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो तो थोड़ा सा इक्वेशन मतलब क्या है कि छोटा बनेगा, 20 प्लस 20 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 41q, 41 को यहाँ ले आओ तो 20q स्क्वायर माइनस 41q और प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म करना है तो इंटू करने पे 400 और ऐड करने पे हमको चाहिए 41। सोच के देखो एक बार क्या हो सकता है, 400 वैसे तो 20 इंटू 20, ठीक है, मेरे ख्याल में 16 और 25 हो जाएगा। सोच के देखो, यहां से 5 इंटू 4 आएगा और यहां से भी एक 5 इंटू 4 आएगा, 5 को लगा दो, 4 को लगा, ठीक है। तो 5 इंटू 5 25 और 4 इंटू 4 16, ऐड करने पे शायद 41 तो हो ही रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 20q स्क्वायर माइनस 25q माइनस 16q प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, 4 की 5q, अंदर क्या बचेगा 4q माइनस 5, और वहां से भी शायद -4,
4q माइनस 5 दिस इज इक्वल्स टू 0। फिर दिस एम्प्लाइज 4q माइनस 5 दोनों में से कॉमन, यहां से बचेगा शायद से 5q माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाले में से q इज इक्वल्स टू 5/4 और सेकेंड वाले में से q इज इक्वल्स टू 4/5। देखो ये नॉट पॉसिबल में चला जाएगा क्योंकि वापस से q जो है वो एक प्रोबेबिलिटी है और कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला रिजेक्ट और ये वाला एक्सेप्ट। तो यहां से आपके q का आंसर आ गया 4/5। हालांकि उस पर रुकना था क्या हम लोग? नहीं, हम लोग को तो और आगे बढ़ते रहना है बस। q आ गया, q के बाद में इमीडिएटली p क्या हो जाएगा आपको बताऊं, यहां से 1/5। अब p को आप इक्वेशन 1 में यूज कर लो। ये इस बार 1 ही थोड़ा घटिया लग रहा है, चलो 2 का हेल्प लेते हैं। देखना n² इंटू p मेरे कितना आया था 1/5 ना, तो 1/25 क्योंकि p स्क्वायर था एंड q वाज 4/5 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 8/10। ऐसा कुछ है मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2 के हेल्प से। तो दिस एम्प्लाइज n² इज इक्वल्स टू, देखो एक ये कटेगा तो मेरे ख्याल में यहाँ 2 से कटेगा ये 4 और 4 से ये पूरा कट जाएगा, बस 25 बचेगा यहाँ पे, वहाँ 1। सो n इक्वल्स टू, नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो इट विल बी 5। NPQ तीनों आ गया आपके पास में। अब आपको चाहिए क्या था वो फिर से देखो, एटलीस्ट 1 सक्सेस। अब यहाँ देखो इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा था, यहाँ वो काम आएगा। एटलीस्ट 1 सक्सेस का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एक या उससे ज्यादा। एक बार मैं बेसिक से जाना चाहता हूं, तो मांगा तो हमसे ये, ठीक है, और n अगर मेरा 5 है तो मतलब इसके फेवर में कौन कौन सा केस आया होगा सोचो, 1 2 3 4 5 वाला। और कौन सा केस आपको नहीं चाहिए, 0 वाला नहीं चाहिए। तो जो चाहिए उसका क्वांटिटी ज्यादा है कि जो नहीं चाहिए उसका क्वांटिटी ज्यादा है? जो चाहिए उसका क्वांटिटी ज्यादा है, जो नहीं चाहिए उसका क्वांटिटी कम है। तो डायरेक्ट जाएं कि माइनस करके? माइनस करके बेटर होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ 0। सॉल्व करने पे 1 माइनस, मेरे ख्याल में 5 है इनका वैल्यू, तो 5 सी कितना 0। p टू द पावर, p आपका था शायद 1/5, तो 1/5 टू द पावर 0 इनटू 4/5 टू द पावर 5। ये आपका आंसर होता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखो, पढ़ो फटाफट। The difference between mean and variance of a binomial distribution is 1 and difference between their square is 11. Find the distribution. Exactly same ही आइडिया जो पिछले बार मैंने स्क्वायर वाला आइडिया आपको सिखाया था, यहाँ पर भी वही यूज होगा। करो, The difference between mean and variance of a binomial distribution is 1. इसका इंटरप्रिटेशन NP minus NPQ is equals to 1. थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो NP को कॉमन लेके 1 माइनस Q is equals to 1 कह सकते हो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है मेरे ख्याल में। फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर का डिफरेंस ना, तो मतलब n² p² माइनस n² p² q² इज इक्वल्स टू कितना 11। यहां से कॉमन क्या ले सकते हो, तो आई विल से n² p² कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा 1 माइनस q²। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच 11। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस बार भी आप वही करो, 1 का स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर लो, तो ये पार्ट पूरा कट जाएगा और बाकी चीज भी काफी सुंदर हो सकता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर अपॉन 2 अगर करते हो तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ आएगा, n² p² 1 माइनस q का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे आपके पास रहेगा n² p² इंटू 1 माइनस q² इक्वल्स टू आई थिंक 1/11। n² p² पूरा गया और सिंस ये 1 माइनस q² है तो टूट के ये क्या आएगा 1 माइनस q इंटू 1 प्लस q, और ऊपर वाला जो 1 माइनस q का स्क्वायर है ये मिक्स्ड अप लिख ही देता हूँ, इट इज 1 माइनस q का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास में है 1 माइनस q इंटू 1 प्लस q इक्वल्स टू 1/11। तो ये एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास है 1 माइनस q अपॉन 1 प्लस q इज इक्वल्स टू 1/11। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 माइनस 11q इज इक्वल्स टू 1 प्लस q। फिर दिस एम्प्लाइज 1 को यहाँ ले जाओ तो 10, इसको वहाँ ले जाओ तो आई थिंक 12q। अब यहाँ से q इज इक्वल्स टू आई थिंक 10/12, सॉल्व करने पे 5/6। q आ गया आपके पास में, p तो हाथों हाथ ही लिख सकते हो, p कितना हो जाएगा बताओ 1/6।
लेकिन इससे काम चलेगा नहीं चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हम लोग को तो n भी चाहिए होगा। अब n के लिए मेरे ख्याल में इक्वेशन 1 ठीक रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो 1 इम्प्लाइज n को n छोड़ दो, p आपका आ रखा है 1/6 और 1 माइनस q, तो 1 माइनस 5/6 इक्वल्स टू 1। सो n इंटू 1/6 सॉल्व करके इसका आंसर भी आएगा शायद से 1/6 इक्वल्स टू 1। यहाँ से n इंटू 1/36 इक्वल्स टू 1। सो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 36। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हमको क्या चाहिए वो देखो आप, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का कितना तरीका आता है हमको? दो, वो दोनों तरीके से मैं फिर लिख देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा b 36 कॉमा p कितना था आपका 1/6। 1/6 एक ये तरीका हो सकता है और दूसरा हो सकता है कि 1/6 प्लस 5/6 होल टू द पावर 36। दीज आर द टू वेज टू प्रेजेंट द होल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक अपन यूज कर सकते हैं, चलेगा मेरे ख्याल में। बस हम पहुंच गए हैं वैसे आखिरी क्वेश्चन पे। बढ़िया। अभी एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है, हाँ मतलब यहां तक ठीक है, नॉर्मल चीज था। एक और नया थ्योरी है इससे एसोसिएटेड, उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, आप लोग मूवी वूवी देखते हो कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, क्या तीनों? सब? नियति, बॉली, बॉली, बॉली। कोई हॉली वाला है? हॉली, हॉली। ओशंस बोल के सीरीज है एक, देखा है क्या? नहीं, देखना, बहुत शानदार मूवी है। ठीक है, उस मूवी में एक्चुअली होता है क्या, गैम्बलिंग पे बेस्ड मूवी है और उसमें क्या होता है कि मतलब एक कोई ऐसे आदमी रहता है, ठीक है, उसको वही है जो हमेशा होता है कि मतलब समाज मिलके प्रताड़ित किया, फिर वो बदला लेगा ऐसा वैसा। तो बदला लेने के लिए जो उसमें मतलब दिखाया वो एकदम नेक्स्ट लेवल चीज। वो मतलब यूएसए के कसिनो को लूटने का प्लान करता है और कसिनो को लूटने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मनी हाइस्ट टाइप के मतलब पैसा वैसा लेके भाग गया, बोले कि तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे तरीके से तुमको बेवकूफ बनाएगा। और उसके लिए वो क्या करता है कि वो जो डाइस है ना, अब डाइस जैसे आप जब फेंकते हो तो फेंकने के बाद जनरली क्या एक्सपेक्टेशन रहता है आपका कि 1 से लेके 6 तक का एकदम बराबर से चांस है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है, लक के ऊपर में बेस्ड है। लेकिन आप उस डाइस को थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसे गड़बड़ी कर दो उसके अंदर में, जिससे कि मानो कि फेंका और फेंकने के बाद ऐसे टक कर दिया तो वो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। महाभारत में जो शकुनी के पास था ये वही था, सेम चीज ही है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बायस्ड डाइस या फिर मानो कि लोडेड डाइस बोलते हैं उसको। जैसे सिक्का है आपका, अब एक अगर एकदम मतलब फैक्ट्री से निकला हुआ प्रॉपर सिक्का है तो उसको उछालने पे हेड टेल आने का चांसेस बराबर है। लेकिन अगर किसी एक साइड आप समहाउ कुछ एक उसके अंदर में वेट अटैच कर सकते हो ना, तो फिर लोडेड हो जाएगा और जिस साइड वेट अटैच्ड है वही वाला साइड आएगा, गिरेगा जब। आया बात समझ? तो ये सब नौटंकी होता है। अब ये सब नौटंकी को भी चेक करने के लिए प्रोबेबिलिटी हैज अ टूल, ठीक है, कि अगर नौटंकी है आपके डिवाइस के साथ में तो वो प्रोबेबिलिटी आपको बता देगा। और उसी नौटंकी से रिलेटेड हमको क्या कि थोड़ा सा थ्योरी अभी समझना है कि किसी भी एक डाइस को या किसी भी एक मानो के कॉइन को हम कैसे चेक करेंगे, हम कैसे जज करेंगे कि वो ठीक है कि वो ठीक नहीं है। और ठीक है मतलब अनबायस्ड है और ठीक नहीं है मतलब क्या है, वो बायस्ड। क्लियर? अब ठीक है कि ठीक नहीं है, इसके लिए आपको दो चीज को कंपेयर करना पड़ेगा। एक है थियोरेटिकल एस्पेक्ट और एक है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, अब मान लो कि जैसे सिक्का मैं उछालता हूं तो मुझे पता है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए थियोरेटिकली, हाफ, और टेल आने कितना होना चाहिए, हाफ। फिर क्या है कि मान लो मैं अगर 200 बार ट्राई करता हूं, ठीक है ना, तो मेरा मीन कितना हो सकता है? 200 बार अगर मैं सिक्का उछाल रहा हूं तो हेड आने का मीन कितना हो सकता है? 200 इंटू हाफ। लॉजिक क्या है? मीन इज इक्वल्स टू एन इंटू पी, बिकॉज 200 बार अगर मैं उछाल रहा हूं तो ऑब्वियसली इट विल बी अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट एंड हेंस मीन के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है मेरे पास में एनपी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है बताओ कि 200 बार मैं उछालूंगा तो 100 बार हेड आना चाहिए और 100 बार क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। ये तो लॉजिक है। लेकिन एक्चुअली जब आप मानो कि सिक्का उछालोगे ना तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली 200 बार हेड आएगा और एग्जैक्टली 200 बार आपके टेल आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 198 टाइम्स मान लो कि हेड आया और बाकी 202 टाइम्स आपके टेल आ गया। ये सपोज करो कि 195 टाइम्स आपके हेड आया और बाकी सपोज करो कि 205 टाइम्स, क्या बोल रहा हूँ, मान लो टोटल 400 ट्रायल है आपके पास। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचना, टोटल कितना ट्रायल है बताओ? 400। और एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? हाफ। तो मैं अगर इस सिचुएशन का 400 ट्रायल में हेड आने का प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछूं तो आप मेरे को मीन क्या बताओगे इस सिचुएशन में? 400 इंटू हाफ विच इज इक्वल्स टू 200। और इस 200 का एक्चुअली इंटरप्रिटेशन क्या है रियल वर्ल्ड में?
कि व्हेन आई टॉस द कॉइन फॉर 400 टाइम्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि 200 बार हेड आएगा और 200 बार क्या आएगा, टेल आएगा। बट मैं ये कहना चाह रहा था कि 400 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एग्जैक्टली ऐसे कट टू कट मैच करेगा, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है कि मतलब 198 टाइम्स आपके हेड और 202 टाइम्स आपके क्या आ जाएगा, टेल। ये सपोज करो कि 195 टाइम्स हेड और बाकी 205 टाइम्स क्या आ जाएगा, टेल। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने फ्लक्चुएशन तक हम उस कॉइन को नॉर्मल मान के चलेंगे और कितने फ्लक्चुएशन के बियॉन्ड हम उसको मानेंगे नहीं, सिक्का ही ठीक नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं किस मैटर पे बात करना चाह रहा हूं? पहले जब मैं कह रहा था तो शायद मैंने 200 टाइल में थोड़ा डेटा गलत दे दिया था। अभी जो मैं कह रहा हूं वो डेटा एकदम एप्रोप्रिएट है। 400 बार सपोज करो कि आप ट्राई कर रहे हो और हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ, तो मीन आपका आएगा 200। लॉजिक ये है कि 400 ट्रायल में यू आर एक्सपेक्टिंग कि 200 बार हेड और 200 बार क्या आना चाहिए, टेल। लेकिन इन रियलिटी दिस माइट नॉट हैपन एग्जैक्टली एकदम कट टू कट, ठीक है। इट मे सो हैपन कि 190 बार आपका हेड आएगा और 210 बार आपका टेल आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 150 बार आपका हेड आ रहा है और 250 बार आपका क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। अभी कौन से नंबर तक, कौन से ऑब्जर्वेशन तक आप इसको क्या है कि ठीक ठाक सिक्का मानोगे और कौन से पॉइंट के बियॉन्ड आप बोलोगे नहीं सिक्का ही खोटा है। इसीलिए इतना मतलब क्या है कि डेसिब्रेशन हम देख रहे हैं कि मतलब नहीं इतना फ्लक्चुएट कर रहा है। आया बात समझ? क्लियर है क्वेश्चन, मतलब सिचुएशन क्या है हमारा। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि कहां तक हम इसको नॉर्मल मानेंगे और कहां के बियॉन्ड हम इसको फालतू मानेंगे। तो उसमें लॉजिक ये है कि अगर सपोज करो कि आपके थियोरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कंपेयर करते समय अगर आपका प्रैक्टिकली किया हुआ काम मीन प्लस 2 सिग्मा से लेके मीन माइनस 2 सिग्मा के बीच में अगर आपका डेटा आ रहा है, देन यू विल से कि सिक्का ओके। अब इस बात है क्या मतलब है वो मैं थोड़ा सा ना लिख के दिखाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे वैसे फोटो लिया तो नहीं है, एक सेकेंड रुकना है, बस एक चीज दिखा देता हूं। एक ये चार्ट है सपोज करूं जिसके बिल्कुल बीचों बीच ना मीन आता है। हाँ, अभी 2 सिग्मा का मतलब हो गया, सिग्मा है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। तो मीन प्लस 2 सिग्मा किधर होगा, उस तरफ। तो मीन प्लस 2 सिग्मा यहां हो गया और मीन माइनस 2 सिग्मा इसके पीछे यहां कहीं पे होगा। सही कह रहा हूं। मीन प्लस 3 सिग्मा किधर होगा, उस तरफ। ये हो गया आपका मीन प्लस 3 सिग्मा का सिचुएशन। मीन माइनस 3 सिग्मा किधर होगा, उधर की इधर और इस तरफ। तो ये हो जाएगा आपका मीन माइनस 3 सिग्मा। और यदि आप मानो कि नंबर ऑफ टॉसेस वगैरह को एकदम फिक्स कर देते हो तो मीन मीन का वैल्यू आ जाएगा। मानो कि सिचुएशन में मैं सपोज करो कि नंबर ऑफ ट्रायल्स को 400 ही मेंटेन करता हूँ, क्वेश्चन का ही डेटा ले रहा हूँ, ठीक है। पी ऑटोमेटिकली कितना रहेगा, हाफ, और क्यू कितना रहेगा, हाफ। ये समझ में आ रहा है। तो पहले आप मेरे को बताओ कि मीन कितना होगा आपका। मीन तो हो जाएगा एनपी विच इज इक्वल्स टू 400 इंटू कितना बोलो, हाफ। दिस इज इक्वल्स टू 200, करेक्ट। फिर आप मेरे को बताओ कि वेरिएंस कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर दिस इक्वल्स टू एन पी क्यू, मेरे ख्याल में 100, और यहां से सिग्मा कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल में 10। यहां तक समझ में आया। तो अगर ये वैल्यूज में इस चार्ट प्लेस करूं तो मीन कितना है बताओ, 200। समझ में आया। मीन प्लस 2 सिग्मा कितना होगा इस सिचुएशन के हिसाब से, 200 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा, तो आई थिंक 220। फिर ये कितना होगा बताओ, 230। थोड़ा पीछे आओ, ये कितना होगा बताओ, 180। ये कितना होगा, 170। अभी थ्योरी क्या बोलता है देखो कि ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना, ये प्रैक्टिकली नहीं किया है। ये मैंने ऐसे मतलब इमेजिन कर करके जो फॉर्मूला वगैरह मेरे को बता रहा था थ्योरेटिकली, वो मैं टेबुलेट कर रहा था, प्लॉट कर रहा था। अब जब मैं प्रैक्टिकली करूंगा ना चीज को, मतलब असली में जब मैं 400 बार उछालूंगा, तो फिर क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स और टेल तो कुछ भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली 200 होगा, नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली 220 ही होगा, नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली 230 ही होगा आउट ऑफ 400 टाइल्स, इट मे बी एनीथिंग। वहां पे बात किया आता है कि यदि प्रैक्टिकली इस काम को करने के बाद में टोटल नंबर ऑफ हेड्स का क्वांटिटी इन दोनों नंबर के बीच में आता है, तो हम बोलेंगे कि सिक्का ठीक है। ये मतलब लक के वजह से ही थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है। लेकिन अगर मेरा नंबर ऑफ हेड्स का क्वांटिटी यहां या यहां चला गया ना प्रैक्टिकली इसको करने के बाद, तो मैं बोलूंगा कि सिक्का में ही डिफेक्ट है, लेकिन मॉडरेट डिफेक्ट है। और अगर सपोज करो कि हेड और टेल का एक्चुअल क्वांटिटी मेरे को इस रीजन में मिला कि m प्लस 3 सिग्मा के उस तरफ या m माइनस 3 सिग्मा के बिल्कुल इस तरफ, तो आई विल से कि नहीं सिक्का में ही प्रॉब्लम, सिक्का चेंज करो। ये है थ्योरी। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ। मैं फिर एक बार बताऊंगा। देखो
टोटल ट्रायल फिक्स रहेगा मेरा, पी और क्यू का वैल्यू फिक्स रहेगा, तो मीन कितना आना चाहिए ये चीज भी फिक्स रहेगा, पता रहेगा हमको कि मीन इतना होना चाहिए, फिर सिग्मा भी हमको पता चल जाएगा। अब क्या है कि मीन प्लस 2 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा से आप एक चार्ट बना लो, ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेशंस। अब जब आप प्रैक्टिकली करोगे 400 बार सिक्का उछालोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि 300 बार आपके हेड आया, सिर्फ 100 बार आपके टेल आया, लेकिन वैसा जनरली सही सिक्का में तो वैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हेड टेल आने का प्रोबेबिलिटी बराबर है। 400 ट्रायल में हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि 200-200, ठीक है। तो अगर आपके नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड एंड नंबर ऑफ टेल्स रिकॉर्डेड इन दोनों नंबर के बीच में आता है, m-2 सिग्मा से लेके m+2 सिग्मा तक आता है, तो फ्लक्चुएशन एकदम हल्का है और हम उसका क्रेडिट लक को दे सकते हैं कि लक की वजह से मतलब ऐसा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन अगर मीन प्लस 2 सिग्मा के भी बियॉन्ड आपका हेड्स का क्वांटिटी आ रहा है, मतलब वो हेड्स को लेके बायस्ड, उसमें हेड्स ज्यादा आता है उस कॉइन के अंदर, आया बात समझ। फिर अगर मान लो कि मीन -2 सिग्मा के बियॉन्ड आ रहा है, तो मतलब वो टेल को लेके बायस्ड है कि उसमें टेल ज्यादा आता है, और इस रेंज में इधर अगर फॉल करेगा तो मॉडरेट बायसनेस, और इधर भी फॉल करेगा तो भी मॉडरेट बायसनेस। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर हो रहा है कि मान लो कि आप 400 बार उछाल रहे हो और 250 बार उसमें से मान लो कि हेड ही आ रहा है, दैट मीन्स कि वो हेड्स को लेके बहुत हाईली बायस्ड है, ठीक है। और अगर मान लो कि 170 से कम आ रहा है, दैट मीन्स कि वो टेल को लेके हाईली बायस्ड है, आया बात समझ। दिस इज द थ्योरी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, थोड़ा पूरा। इस चीज को मैंने चार्ट भी प्रिपेयर किया, एक बार पढ़िए इसको। इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब प्रैक्टिकली करने के बाद जो हमको दिखेगा उसको कह रहे हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू लाइज बिटवीन मीन -2 सिग्मा से लेके मीन +2 सिग्मा, दैट इज अगर वैल्यूज में देखें तो इन दोनों के बीच में अगर लाई करता है तो हम बोलेंगे सिक्का ठीक है, हमारा फ्लक्चुएशन लक की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट, इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू लाइज बिटवीन मीन -3 सिग्मा, नहीं ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, अच्छा नहीं, ठीक है, मैं ही गलत सोच रहा हूं। इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू लाइज बिटवीन मीन -3 सिग्मा से लेके मीन -2 सिग्मा और मीन +2 सिग्मा से लेके मीन +3 सिग्मा, इसका मीनिंग क्या है देखो आप यहाँ चार्ट में देखो, ज्यादा समझ में आएगा। ये रीजन जो है ये सिक्का ओके है, फ्लक्चुएशन लक की वजह से हो। ये रीजन इस तरफ या ये रीजन इस तरफ, इन दोनों रीजन में यू विल से कि मॉडरेट बायसनेस, इधर भी और उधर भी। तो इधर के रीजन को कहां से कहां इंटरप्रेट करोगे, मीन -3 सिग्मा से लेके मीन -2 सिग्मा तक, और उधर के रीजन को कहां से कहां बोलोगे, मीन +2 सिग्मा से लेके मीन +3 सिग्मा तक। और लास्टली आपके क्या है देखो कि इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू लाइज मोर देन मीन +3 सिग्मा और लेस देन मीन -3 सिग्मा, मतलब एक सेकेंड, इस पॉइंट के बियॉन्ड इस तरफ या इस पॉइंट के बियॉन्ड उस तरफ, अगर इस दोनों रीजन में से कहीं अगर आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका सिक्का एकदम परफेक्टली खोटा है, एकदम बेकार। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ। ये थ्योरी है, मतलब क्वेश्चन तो फिर अभी करेंगे। क्लियर, रिपीट करूंगे हो जाएगा। अब बिना ये सब चीज को देखे यदि सच में समझ में आया है तो बताओ तो नॉन बायस कौन से रीजन में कहना है हमको, मीन -2 सिग्मा के वैल्यू से लेके मीन +2 सिग्मा के वैल्यू के बीच में। याद रखना कि मीन +2 सिग्मा या मीन -2 सिग्मा को अगर टच कर लिया तो मॉडरेट बायसनेस बोल दे, उसके पहले तक हम बोलेंगे सिक्का ठीक है, ठीक है। फिर बताओ कि मॉडरेट बायसनेस कहां से कहां के बीच में, मीन +2 सिग्मा से सॉरी मीन -3 सिग्मा से लेके मीन -2 सिग्मा, या फिर मीन +2 सिग्मा से लेके मीन +3 सिग्मा। और बताओ हाईली बायसनेस मीन +3 सिग्मा के बियॉन्ड और मीन -3 सिग्मा के भी बियॉन्ड, मतलब इसके लेफ्ट में और उसके राइट में। अगर इस रीजन में आपका ऑब्जर्व वैल्यू आता है, प्रैक्टिकल जो करने के बाद आपको पता चलेगा, तब आप कहेंगे नहीं सिक्का एकदम खोटा है। क्लियर मेरे ख्याल में। अब देखिए कि सवाल कैसा आता है इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के लिए, पढ़िए। अ कॉइन इज टॉस्ड हाउ मेनी टाइम्स, 400 टाइम्स। लिख लीजिए n इज इक्वल टू 400, n इज इक्वल टू 400 एंड शोज हेड्स 220 टाइम्स। मतलब ये जो है ये प्रैक्टिकली हमको मिला कि इतना आया है हमारा, ठीक है, और हमने उछाला कितने बार, 400 बार। डिस्कस वेदर द कॉइन इज अनबायस्ड और नॉट, कि ठीक है सिक्का कि सिक्का ठीक नहीं। क्लियर, मतलब आंसर तो है कि नहीं है, सब कुछ दिखाई दिया डेटा, बाकी एक बार लिख भी लो, लिखो n इक्वल्स टू 400, p इज इक्वल्स टू हाफ एंड q इज इक्वल्स टू हाफ। तो लिखो मीन इज इक्वल्स टू np दैट इज इक्वल्स टू 200, sigma square is equals to npq, sigma square is equals to npq, so this is equals to 100 और फिर sigma is equals to 10।
ठीक है। अच्छा, पहला बैरियर हमारा कहां पे होता है, मीन माइनस 2 सिग्मा और मीन प्लस 2 सिग्मा। तो मीन माइनस 2 सिग्मा यहां पर कितना हो जाएगा, सोचो 200 माइनस 20 180, और मीन प्लस 2 सिग्मा कितना हो जाएगा 200 प्लस 20 तो 220, और ये शायद 220 एग्जैक्टली उसको हिट ही कर रहा है, ठीक है ना, तो मॉडरेटली बायस हो जाएगा। लिखो हियर मीन प्लस 2 सिग्मा, मीन प्लस 2 सिग्मा इज इक्वल्स टू 220, दिस इज इक्वल्स टू, मतलब इसी में इक्वल्स टू डालो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये मॉडरेट बायसनेस के बाउंड्री को टच कर दिया। बियॉन्ड होता तो और भी मॉडरेटली बोल ही देते कॉन्फिडेंटली, थोड़ा इससे पीछे होता ना तब हम बोलते कि नहीं सिक्का ठीक है हमारा। कहां तक ठीक बोलते हैं 219 तक, क्योंकि 220 आपका बाउंड्री आया, बात समझ। और लेफ्ट में कहां तक आप इसको ठीक बोलते हैं 179 तक, 180 को टच कर लेते तो मॉडरेट बायसनेस आ जाता, ठीक है। लिखो हेंस द कॉइन इज moderately biased, hence the coin is moderately biased, ठीक है। चलो आज के लिए इतना।